हेलो फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए पेपर 2 के और क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। और रही बात पेपर 1 की, तो देखिए आपने जैसा कि बताया है कि पेपर 1 की कई लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जहाँ से आपको पढ़ने में मिल रहा है पढ़ते रहिए अच्छे से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पेपर फर्स्ट की केवल मैराथन करा दूंगा, है ना। पेपर फर्स्ट की केवल मैराथन करा दूँ, तो उसी के बेस पे आगे सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जैसा कि अगर आपको सही लगे तो बता दीजिएगा कि फर्स्ट पेपर की केवल मैराथन कराएं या फिर और भी सारा ऐसे ही हम करवाएं फर्स्ट पेपर का भी। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए सेकंड पेपर पर। पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है। पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत होते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। तो इनमें से जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या फिर उपयोगिता का सिद्धांत, या तत्परता का सिद्धांत, या कठोरता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम का देखिए जीवन से संबंधित होना चाहिए, है ना। पाठ्यक्रम जरूरी है, उपयोग में भी आना चाहिए, ये भी जरूरी है, तत्पर होने के लिए भी जरूरी है। लेकिन कठोरता का ऐसा कोई सिद्धांत इसमें नहीं दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। विज्ञान एवं तकनीकी के विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत में रखा जा सकता है। मतलब विज्ञान और तकनीक के जो विषय रखे जाते हैं तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत, तो उपयोगिता के सिद्धांत। तो इसमें और भी सिद्धांत जो नाम, क्योंकि ये कई सारे हैं, कई भी नाम दिए जा सकते हैं। क्योंकि उपयोगिता का इसलिए माना जा सकता है क्योंकि विज्ञान और तकनीक का आज के टाइम में देखिए कितना उपयोग हो रहा है, कितना ज़रूरी हो गया है। तकनीक के माध्यम से आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें होती हैं उपयोगिता के सिद्धांत में, जिस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण में परिपक्वता का सिद्धांत क्या दर्शाता है। जो परिपक्वता का सिद्धांत है वो रुचि तथा स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम हो, ये दर्शाता है। मतलब जो ये सिद्धांत है ना परिपक्वता का, मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए बालकों के लिए वो उनके रुचि और स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे जब प्राइमरी स्टेज में बच्चा होता है तो वो खेल खेल में सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, या दिलचस्प कहानियों के माध्यम से, है ना, या दिलचस्प तस्वीरों के माध्यम से। तो उसकी रुचि भाई जिस स्तर पे होगा उसी हिसाब से उसकी रुचि होगी, और उसी स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। तो स्तर के अनुसार मतलब उसकी उम्र के अनुसार यहाँ पर समझा गया है कि परिपक्वता, है ना। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं, मतलब देखिए पाठ्यक्रम कई प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में रखा गया है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, है ना, और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, जीवन समायोजन पाठ्यक्रम, और मतलब आपके 4 मेन पाठ्यक्रम रखे गए हैं। ठीक है, छात्र केंद्रित और शिक्षक या पुस्तक केंद्रित या क्रिया केंद्रित, और भी तो 4 जो रखे गए हैं। हम आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरा सिलेबस एक दिन डिस्कस करवा देंगे। फिलहाल सिलेबस तो पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सिलेबस शायद आपको पता हो। लेकिन कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सिलेबस प्रोवाइड, उसका कंटेंट प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं कंटेंट आपको दे दूंगा उसका, है ना, पीडीएफ फॉर्म में। आप खुद जो है उसे देख लेंगे क्या क्या है, क्योंकि उसको समझाने से टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। तो पाठ्यक्रम का प्रकार कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अगर ये आंसर आप टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, क्रिया केंद्रित भी होता है, जीवन समायोजन का भी होता है। तो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, इसको कट कर दीजिए, है ना, ये उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पाठ्यक्रम जो पाठ्य विषयों को आधार न बनाकर छात्र को आधार बनाया जाता है, वो पाठ्यक्रम क्या कहलाता है। तो वो पाठ्यक्रम कहलाता है बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। और इसमें एक्टिविटीज़ के माध्यम से बालक, मतलब प्लेग्राउंड हो चाहे कई सारी एक्टिविटीज़ हों, है ना, उन सब चीज़ों के माध्यम से सीखता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में ये सब होता है। और शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है, उसमें पुस्तकों को केंद्र माना जाता है। तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम अगर की बात की जाए तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और इसमें ऑप्शन में आपको और सारे पाठ्यक्रम मिल जाएंगे, है ना, समायोजन का पाठ्यक्रम, क्रिया संबंधित पाठ्यक्रम, या परंपरागत पाठ्यक्रम, पुस्तक संबंधित पाठ्यक्रम। तो ये सब चीज़ें ये सिद्धांत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित बालक के
जो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है बालक के किस पक्ष पर बल देता है, बालक के किस पक्ष पर बल देता है, तो ये क्रियात्मक पक्ष पर बल देता है ना। मैंने बताया था कि क्योंकि भावात्मक पक्ष होते हैं, क्रियात्मक, है ना, ये सब पक्ष जो होते हैं तो उसमें विज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो क्रियात्मक पक्ष का बल देता है कौन, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। ऑप्शन में और भी दिए जा सकते हैं, है ना, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या उपरिक्त सभी, तो इसके हिसाब से क्रियात्मक पक्ष आपका सही विकल्प बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा पद्धति जो कि चल रही है छात्र केंद्रित चल रही है ना, तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर जो है आधुनिक शिक्षा की पद्धति कैसी है, मॉन्टेसरी पद्धति है, किंडरगार्टन है या योजना पद्धति। तो ये तीनों, मतलब ये ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने तीनों लिखे हैं क्योंकि ये तीनों विधियां ऐसी हैं जो आधुनिक पद्धति का आधार हैं या छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का आधार है। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी इसके मतलब प्रणेता है, और किंडरगार्टन आपको पता होगा फ्रोबेल, है ना। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों को गौड़ विषयों को मुख्य स्थान दिया जाता है, ठीक है। तो विषय केंद्रित किस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालकों को गौड़ तथा विषयों को प्रमुख, मतलब बालकों को गौड़ रखा जाता है और विषय को प्रमुख माना जाता है। तो विषय को प्रमुख अगर जिसमें माना जाता है तो वो पाठ्यक्रम कैसा कहलाता है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, तो रटने की प्रवृत्ति को कौन सा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प, इसमें रटने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि जो विषय से संबंधित या विषय केंद्रित होता है उसमें रटने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता या जन्मदाता। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में जैसे बाल केंद्रित है ना, और जो विषय केंद्रित है और क्रिया केंद्रित, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासतौर से बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, उससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और क्रिया केंद्रित पाठ्य और जो पुस्तक केंद्रित है या विषय केंद्रित है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तीनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसके प्रणेता कौन है, जॉन डीवी। बाल केंद्रित के अभी हमने 3 लोग ऊपर आपको बता दिए हैं, फ्रोबेल हैं, है ना, मतलब जन्मदाता हैं, और विधि उनकी थी कौन सी, किंडरगार्टन पद्धति, और जो दूसरी योजना विधि भी थी, और तीसरी जो हमने बताई आपको वो कौन सी थी, मॉन्टेसरी विधि थी। तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीढ़ी है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी किसे कहा जाता है, पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट है परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप मुख्यतया कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे कि आप अभी आपको क्वेश्चन पेपर पहले कैसे आता था, निबंधात्मक प्रवृत्ति का आता था, बट इस बार क्या कर दिया गया, वस्तुनिष्ठ। अब वस्तुनिष्ठ में आप लोग केवल ये समझ रहे होंगे कि विकल्प होते हैं, ये बात सही है कि आपका विकल्प होगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ में कई प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। जैसे जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाना आपको सिखाया गया होगा आपके कॉलेज में, तो जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह भरना होता है वो भी वस्तुनिष्ठ में आते हैं। सही गलत चुनने वाले में भी वस्तुनिष्ठ की प्रक्रिया ही होती है, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव ना हो, ठीक है, सही गलत हो, भरने के लिए मिलान पद्धति, ये सब कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा आयोग कब गठित किया गया, प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा आयोग कब गठित किया गया, तो 1964 से 1966 के बीच गठित किया गया। ये फर्स्ट पेपर में ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, है ना, याद रखिएगा, सबसे पहले विश्वविद्यालय आया, फिर उसके बाद माध्यमिक और लास्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए रखें जरूर, लेकिन जो है पूरी तरीके से डिपेंड रहना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इकाई यहाँ पर देखिए 2nd यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमने डिस्कस कर ली है। पाठ्यक्रम विकास के पहली बात तो सिद्धांत से हमने क्वेश्चन लिए, योजना एवं उसके उपागम, तो प्रिंसिपल्स, प्लानिंग, मतलब कैसे प्लानिंग की जाती है पाठ्यक्रम के लिए, उसके सिद्धांत क्या हैं, एंड अप्रोचेस क्या हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। तो चलिए यहाँ पर एक नज़र डालते हैं जल्दी से।
पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, विस्तार से यहाँ पर वर्णन करना है। तो पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या क्वेश्चन के रूप में है। फिलहाल हमें मेन चीज़ फोकस करना है सिद्धांत, ठीक है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम ही वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर शिक्षात्मक प्रयास संगठित किया जाता है। तो पाठ्यक्रम में मुख्य केंद्र बिंदु याद रखिएगा। फिर यहाँ पर यह एक क्या है, सुनियोजित प्रक्रिया है, बहुत ही एक नियोजन की तरह इसका एक सिस्टम है, समझ लीजिए। अब प्रभावशाली पाठ्यक्रम रचना के लिए सिद्धांत क्या है। अगर प्रभावशाली जो कैसा पाठ्यक्रम हो, करिकुलम हो, इफेक्टिव करिकुलम हो, उसके क्या रूल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको सारे एक नज़र से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको रटना नहीं है, समझना है। समझिए, जैसे जीवन से संबंधित होना ही चाहिए पाठ्यक्रम, है ना, जैसा कि एनसीएफ कहता है 2005 का। लचीलापन होना चाहिए, तत्पर होने के लिए भी उसमें पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। सहसंबंध का सिद्धांत, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो पाठ्यक्रम बनाने में ध्यान रखी जाती हैं। जैसे जीवन से संबंधित होना चाहिए पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसे इसके रूल्स होने चाहिए कि पाठ्यक्रम जो बनाया जाए ये ऐसा सब होने चाहिए, उसमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। विकास की सतत प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए, सिद्धांत ये हुआ। परिपक्वता का सिद्धांत, मतलब परिपक्वता के अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया भी था। राष्ट्रीय लक्ष्य और लोकतांत्रिक गुणों की विकास का सिद्धांत, उपयोगिता जब तक उसमें नहीं होगी तो पाठ्यक्रम काफ़ी जो है प्रभावशील नहीं रहेगा। व्यापक होना चाहिए, सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, और अवकाश के प्रशिक्षण का भी सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट जीवन, अब ये वही हेडिंग वाइज दी गई हैं यहाँ पर, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। फिर लचीलेपन का मतलब बालकों की रुचियों, विभिन्नताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल जो है पाठ्यक्रम बनाना आवश्यक होता है। फिर उपयोगिता, जैसे कि उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, है ना, जैसे विज्ञान और तकनीक के विषयों को वर्तमान में बहुत उपयोगिता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तत्परता का मतलब ज्ञान प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण होता है, जिसके सीखने के लिए छात्र प्रेरित होता है और बिना प्रेरित हुए वो अधिगम नहीं कर सकता। तो व्यापकता का सिद्धांत, ये व्यापक होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तकें हैं, है ना, उनको जो है विषय तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जैसे कि शैक्षिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रहें। जो शैक्षिक विषय होते हैं वो पाठ्य पुस्तक तक ना रहें, बल्कि क्या हो, शैक्षिक वातावरण में जो है अभिव्यक्त कराने की क्षमता रखता हो, मतलब वातावरण से जोड़ने की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो उसका व्यापक स्वरूप होना चाहिए पाठ्यक्रम का। अब जैसे पाठ्यक्रम है क्या, बुक्स में आपने देखा होगा कि क्या क्या बच्चे को करवाना है पूरे वर्ष, क्या क्या सिखाना है पूरे विद्यालय के माध्यम से, कक्षा में टीचर के माध्यम से, है ना, तो वो सब चीज़ें पाठ्यक्रम होती हैं। सहसंबंध या समावयव का सिद्धांत है। फिर सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत है ना, जीवन से जोड़ने का जो है। विषय के पारस्परिक संबंध, विषय एक दूसरे से क्या हों, संबंधित हों किसी न किसी चीज़ से। अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। विषय की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता, समय समय आने पर उसका जो है विकास किया जाता है। जो सिचुएशन होती है समाज के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय लक्ष्य एवं लोकतंत्रात्मक गुणों के विकास का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। अब पाठ्यक्रम के प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था, आपके सिलेबस में मुख्यतः 4 पाठ्यक्रम है, जिसमें से यहाँ पर तो देखिए और क्या कहा गया है, किन्हीं 3 का वर्णन करना है। तो 3 का मतलब जो 3 इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर दिए गए हैं, और इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा छात्र से केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसमें मुख्य बिंदु छात्र होता है ना, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हुई मनोवैज्ञानिक जो हैं, इनका प्रवृत्ति परिणाम, मतलब कि जिसमें पाठ्यक्रम का आधार पाठ्य विषयों को नहीं बनाकर किसको बनाया गया है, छात्र को, तो वो कैसा होगा, छात्र केंद्रित। विषय केंद्रित में विषय, मतलब जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान में रखकर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्रिया में एक्टिविटीज़ होंगी। समुदाय में सामुदायिक होगा, है ना। शिल्प में हस्तशिल्प जो होता है चीज़ें बनाने के लिए। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, तो ये नीचे वाले उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना छात्र, विषय, क्रिया, ये पाठ्यक्रम इम्पोर्टेंट है जितना कि। फिर छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण क्या हैं,
इसकी आवश्यकता रुचियों, संवेगों, योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। किसकी? छात्रों की। उसकी क्या आवश्यकता है, क्या बच्चे की रुचियां हैं, उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो कहलाता है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है रुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देना। जो बच्चे की आवश्यकता है, रुचियां हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर बल दिया जाता है। और पूर्णतः क्या होता है? ये मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है। और यह पाठ्यक्रम छात्र के क्रियात्मक पक्ष पर बल देता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। हमने ऊपर जैसा कि आपको बताया ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर मॉन्टेसरी किंडरगार्टन है ना, वो पद्धतियां हमने बताई थी। तो पूछा जा सकता है कौन सी पद्धति निम्न में से बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित नहीं है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, एक गलत दिया जाएगा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि सही है, किंडरगार्टन सही है और योजना विधि। ठीक है, लास्ट में योजना पद्धति दी गई है। तो ये तीनों सही रहेंगे। फिर आते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें विषय को मुख्यतः जो महत्ता दी जाती है, तो अंडरलाइन हमने किया, देख लीजिए। और इस पाठ्यक्रम के गुण भी हैं और दोष भी हैं। और इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक तो परिलक्षित होता है, स्पष्ट होता है। ये इसके गुण हैं जो अंडरलाइन हमने किए हैं, है ना। इसको आप एक नज़र से जरूर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, या फिर PDF में भी आप पढ़ सकते हैं। अब अनेक दोष क्या हैं, नीचे दिए गए हैं। बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें। और यह पाठ्यक्रम कैसा होता है? अमनोवैज्ञानिक। यह पाठ्यक्रम केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर ही बल देता है और रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा भी देता है, न कि विज्ञान की खोज को। व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा करता है। मतलब इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि आप जानते होंगे व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बालक की विभिन्नताएं होती हैं, मानसिक, शारीरिक, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होता पाठ्यक्रम, बल्कि विषय केंद्रित होता है और सारे बालकों को वही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब यहाँ पर अपरिपक्व तथा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अनुपयोगी होता है। जो तीव्र गति से सीखते हैं उनके लिए तो उपयोगी है। जनतांत्रिक भावनाओं का विकास नहीं किया जा सकता है, सर्वांगीण विकास भी असंभव है। फिर है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। अब इसमें क्या होता है? देखिए हमने बताया था ये भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तीनों यहाँ पर आपको इसीलिए क्वेश्चन में डाले ही गए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, जरूर से जरूर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता देखिए कौन है? जॉन डीवी जी हैं, है ना। और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को विशेष स्थान दिया जाता है और समाज में इनका बहुत महत्व है। और इन्हीं कार्यों के आधार पर छात्रों की रुचियां, योग्यता होती हैं, है ना। और डीवी का मत क्या है? बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे आगे चलकर बालक समाजोपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो मतलब आगे चलकर वो समाज में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दे सकें, जिसमें उनकी रुचि हो, उसके अकॉर्डिंग बालक को शिक्षा देनी चाहिए, जो कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम रखा जाता है। अब इसमें शारीरिक और मानसिक विकास संभव है। इसके जो गुण हैं, सामाजिक कल्याण की भावना डाली जा सकती है और पाठ्यक्रम बालक की क्रियाशील बनता है, बालक को क्रियाशील बनाता है और बालक इसे अत्यंत पसंद भी करते हैं। कुछ हालांकि इसके दोष हैं, जो कि देखिए क्या है? इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल सामाजिक व शैक्षणिक स्थितियों का अभाव है और संचालन के नवीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्य, पाठ्य पुस्तकों, सहायक सामग्री, पुस्तकों की आवश्यकता भी। मतलब इसमें कई सारी चीज़ें अवेलेबल करानी होंगी, तभी ये पाठ्यक्रम संभव हो पाएगा, जो कि इसके दोष में आता है। फिर लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं जल्दी से, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो प्रभावकारी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका का वर्णन करना है। मतलब फिलहाल आपको क्वेश्चन क्या इस यहाँ से बनेंगे? प्रभावशाली शिक्षण आपका मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है और उसमें पाठ्यक्रम की भूमिका। ठीक है, तो प्रभावशाली शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है? जैसे आप बेहतर से बेहतर बच्चे को सिखा पाएँ, है ना। तो इसमें जो है पाठ्यक्रम कैसे योगदान अपना देता है, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका योगदान किस तरीके से है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक या फिर उसका योगदान। ठीक है, पाठ्यक्रम का योगदान या फिर उसके घटक क्या हैं, मतलब प्रभावशाली शिक्षण के लिए। पहली बात, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना। तो शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। कैसे शिक्षा व्यवस्था है तो उस पर डिपेंड करेगा। पाठ्यक्रम को समय के साथ
पहली बात तो परिवर्तित करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम बच्चों के मतलब उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार मनोरंजन टाइप में होनी चाहिए, क्रिया केंद्रित होनी चाहिए, अनुभव केंद्रित होनी चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है, प्रभावशाली शिक्षण की एक विशेषता है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ये भी डिपेंड करता है। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीढ़ी माना जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने क्वेश्चन बनाया ही था। परीक्षा प्रणाली देखिए 2 प्रकार की होती है। फिर है अध्ययन समिति, है ना। तो कक्षाओं के लिए निर्धारण किए जाने वाले पाठ्यक्रम कौन करता है, वो अध्ययन समितियां करती हैं। शासन पद्धति जो होती है वो कैसे प्रभावित करती है पाठ्यक्रम में, उसका क्या योगदान है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की जो समितियां हैं, ये तीनों हमने बताई थी आपको। सामाजिक परिवर्तन, है ना, ये सब। फिर पाठ्यक्रम के परंपरागत उपागम, देखिए आपको कुछ नहीं है, 2 वर्ड समझने हैं, परंपरागत या विषय केंद्रित। परंपरागत मतलब जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, या फिर उसे ही हम विषय केंद्रित कहते हैं, क्योंकि आज की शिक्षा बाल केंद्रित जरूर है, लेकिन जो प्राचीन काल से शिक्षा चली आ रही है वो कैसी थी, विषय केंद्रित थी, ठीक है। कैसी थी, विषय केंद्रित थी, और इसकी फिलहाल अब आलोचना की जाती है। और लेकिन ये भी बात सत्य है, देखिए प्राइमरी स्टेज पर अगर बालक होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में बालक को विषय केंद्रित नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि वस्तुनिष्ठ तरीके से ही समझाया जा सकता है अच्छे से। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, मतलब हायर एजुकेशन में, फिर जो है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है ज़्यादातर रखा जाता है। फिर परंपरागत और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं हैं, अनुभव की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक है, मतलब इससे काफ़ी जो है प्रभावशाली व्याख्या की जाती है अपने अनुभवों की, ठीक है। जबकि वस्तुनिष्ठ में ऐसा नहीं होता है, या बाल केंद्रित में ऐसा नहीं होता है ना। और इसमें जो ये विषय केंद्रित है, ये सब चीज़ निबंधात्मक होती हैं, ठीक है। तो इसमें अब कोई भी भाई निबंध लिखना है तो उसमें आप अनुभव ही तो लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसकी विशेषताएं यही है कि अनुभवों की प्रभावशाली व्याख्या के लिए ये बहुत आवश्यक है। फिर है समझने में सरल और साधारण भी है, सरलता में परिवर्तनीय है, मूल्यांकन में इससे सरलता होती है, बौद्धिक विकास में भी सहायक है, तो मानव व्यवहार के सुधार में सहायक, शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावकों द्वारा समर्थित। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक हो गया आपका। और कई लोग कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, तो ठीक है, अब हम इसको कम करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।